बिल्कुल वक्फे से पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से, और उस पर किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, खासकर प्लेयर्स के लिए। इस पर तो बात हो रही थी, अब तारिक हफीज़ साहब से मज़ीद भी बात कर लें। जिस तरह मैं शाहनवाज धानी के हवाले से उनसे बात कर रहा था, नौजवान क्रिकेटर्स के हवाले से बात कर रहा था, थोड़ी सी बात हम पिचेस के हवाले से कर लें। तारिक हफीज़ साहब, पिचेस हमने तैयार की, 5 वनडे के अंदर बैटिंग ट्रैक था। कहीं आपको ऐसा लगा कि किसी मैचेस के अंदर जो है हम अगर थोड़ा सा विकेट चेंज करते हैं, जहां बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प आउट मिलता दिखाई देता है, कम से कम कोई टीम 150 रन पे आउट हो जाती है, 200 रन पे। हमने देखा कि तमाम मैचेस के अंदर 250 प्लस रन स्कोर होते हुए दिखाई दिए, 300 प्लस रन चेज़ भी होते दिखाई दिए। तो समझिए थोड़ी सी विकेटों को चेंज करना चाहिए था, जहां से फास्ट बॉलर को हेल्प आउट मिलती। बिल्कुल हमें सोचना चाहिए और इस पे हिम्मत का सबूत देना चाहिए। हमारे पास फास्ट बॉलरों की माशाल्लाह से एक लाइन है, तवील फहरिस्त है, तो हमें सोचना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। हमारे पास फास्ट बॉलर बहुत हैं, और ये भी देखना चाहिए था कि न्यूजीलैंड के जो मेन बॉलर थे, सऊदी वगैरह, सब नहीं आए, काफ़ी लोग नहीं आए, तो बोल्ट वगैरह। तो आपको इतना डरना नहीं चाहिए था। आपके पास शाइन है, आपके पास हारिस रऊफ, दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक आपके पाकिस्तान के पास है, जो कि सब के सब 140 प्लस है, 45 40 50 अप टू 50। मकसद तारिक भाई आप ये चाह रहे हैं कि जब तक हम ये हार का खौफ दिल से नहीं निकालेंगे, हम ये विकेटें नहीं बनाएंगे। हमें ये खौफ कहीं हार ना जाए। बिल्कुल, हमें अपने दिल से खौफ निकालना है। अब देखिए, आप माशाल्लाह हम लोग पहले चेज नहीं करते थे, अब हम 300 प्लस चेज कर रहे थे, 339 भी चेज तारिक किया। साहब आपकी बात काट रहा हूँ मैं। हार का खौफ, हमने हार का खौफ तो अफगानिस्तान में निकाला नौजवान प्लेयर्स को चांस देकर, और ऐसा हारे कि बदनामी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर बिल्कुल लगती दिखाई नहीं, दी। वहाँ पे इतनी चेंजेस नहीं करनी चाहिए था। वो मेरा तो बोर्ड नजरिया की ये है गलती कि थी। इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखे ना, उन्होंने इसको दूसरे किस्म से लिया, नेगेटिव। हालांकि उनकी ये माशा कहना नहीं चाह रहा मैं वो लफ्ज़, कि उनकी इतनी औकात नहीं थी कि पाकिस्तान जैसी टीम को हराएं, लेकिन आपने बिल्कुल ही उनको खुला मैदान दे दिया। अब वो तो ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप, क्योंकि मैं जिस इलाके में, तो वहाँ भी इतनी आतिशबाजी हुई है, इस कदर फायरिंग है, इस कदर जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो इतना नहीं बिठाएं, हर मैच में 2-2 बच्चों को, एक बॉलर, बिल्कुल जिस तरह हमने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में जिस तरह मौके दिए तमाम प्लेयर्स को, उसका फ़ायदा भी होता हुआ दिखाई दिया हमें कि हर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में हमें इल्म नज़र आया। उसामा मीर को अगर खिलाया, उन्होंने परफॉर्म दी। शादाब को किसी जगह पे खिलाया, शादाब ने परफॉर्मेंस दी। इसी तरह फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ ने जहाँ पर परफॉर्मेंस दी, वहाँ पर अगर हम देख लें तो जिस तरह शाहिनशाह आफरीदी को जिस बॉलिंग की हैसियत से जहाँ पर खिलाया गया, वहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल इस सीरीज़ के अंदर हमने देखा मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ बाबर आजम गए और बहुत से तजुर्बात ज़रूर हासिल किए। इसका फ़ायदा वर्ल्ड कप में होगा, बेशक होगा, बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने अच्छा किया कि इस तरह से चांस दिया कि लड़के खुल के सामने आए। अब ये नहीं कि एक मैच खिलाया फिर वापस कर दिया, नहीं, खुल के सामने आए, और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी नहीं की। शाहीन आफरीदी को रखा, हालांकि मेरे हिसाब से शाहीन आफरीदी को 3 मैच जीतने के बाद, सीरीज जीतने के बाद रेस्ट देना चाहिए। वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट बॉलर है। नसीम शाह के हवाले से क्या कहेंगे फिर? नसीम शाह को भी देना चाहिए। वो बाज़ वक्त एकदम से शुरू होते हैं जब पिटना, तो वो बस 70-80 रन दे जाते हैं, तो उनको भी इस तरह थोड़ा आराम से, इनको एहतियात से यूज़ करना है हमें। आपने हसनैन को बिल्कुल ही गायब कर दिया, हालांकि वो भी उसमें ये बात तो हो रही थी। शाहनवाज धानी, मोहम्मद हसनैन, साइड लाइन आसिफ अली, खुशदिल शाह, जो एक टीम के साथ मुस्तकिल रुकन थे, चले आ रहे, उनको आपने साइड लाइन कर दिया। फिर मुस्तकबिल में आप सऊद शकील को कैसा देख रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर एक जगह बनती दिखाई दे रही है? अगर नौजवान बैटर्स की बात करें, सऊद शकील की तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करें, डोमेस्टिक में किया, टेस्ट मैचेस के अंदर उन्होंने किया, जगह बन रही है वर्ल्ड कप के लिए सऊद की? मेरे हिसाब में तो बन रही है। कम से कम जो ये 20-22 स्क्वाड, खिलाड़ियों के स्क्वाड ऐलान करते हैं, उसमें तो बनती है उनकी। और ताकि और जल्द से जल्द कर देना चाहिए, जैसे जावेद भाई ने कहा कि ऐलान अब कर देना चाहिए, ताकि बच्चे इत्मीनान में आ जाए, सुकून में आ जाएं और अपनी तवज्जो दें, प्रैक्टिस करें मज़ीद, और इनका कैंप जल्द से जल्द लगे, क्योंकि कोई आम बात नहीं है, इंडिया में हो रहा है, और वहाँ आपको पता है कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है, वहाँ आपको क्राउड को भी सामना करना है। क्रिकेट एक तरफ होती है, बाकी टेंशन दूसरी तरफ होती है, तो इसकी वजह से ना हमारे खिलाड़ी को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में आप जाके रिलैक्स होकर खेलेंगे तो ही जीतेंगे। बिल्कुल, इंडिया में रिलैक्स होकर खेलेंगे तो जीतेंगे। जावेद भाई, इस टीम के अंदर शान मसूद भी मौजूद थे, मौके उन्हें भी फराहम किए गए, तो समझते हैं कि शान मसूद भी कहीं ना कहीं उनकी भी जगह वर्ल्ड कप में बनती दिखाई दे रही, लेकिन सिलेक्टर शायद अब नहीं चाहते जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है हालिया। मोइन भाई देखें, ये जैसे आप कह रहे हैं सिलेक्टर नहीं चाह रहे, हम भी देख रहे थे, आप भी देख रहे, सब देख रहे थे। शान मसूद को जब भी चांस मिला है, उसने कभी अवेल करके नहीं दिया, उसने कभी भी अपनी बैटिंग फॉर्म जो है वो जाहिर नहीं की। बस उनके पीछे सिर्फ वही है जो इंग्लैंड में काउंटी खेल कर आए थे, वही रन्स इनके पीछे थे, वही इनको टीम में लेकर आए,
उसके बाद आप बता दें कि उसने बड़ी इनिंग्स खेली हो। फ़खर ने 180 की खेल दी, 117 की खेल दी, बाबर ने 200 कर दिए, आपने कभी 60 से 70 रन भी नहीं बनाए हैं। तो देखें, हमें तो जगह नहीं नज़र आ रही शान मसूद की टीम में। उनकी जगह आप इफ्तिखार अहमद को ले आए, साथ सऊद शकील को ले आए, सरफराज अहमद को। ये 3 चेंजिंग अगर आप करते हैं तो आपकी टीम बिल्कुल मजबूत हो जाएगी। और इंडिया में जाकर जो जिस तरीके का भी प्रेशर हो, चाहे वो क्राउड का हो या मैच का हो, तो हैंडल करने वाले प्लेयर्स होने चाहिए। ये नए लड़के हैं, ये पहली दफ़ा, चंद एक लड़के जो बिल्कुल पहली दफ़ा इंडिया का दौरा करेंगे, कभी उन्होंने मैच नहीं इंडिया के खिलाफ खेला। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक होंगी हमारे लिए वहाँ जाकर। इससे पहले कि हम ये तजर्बे इंडिया में जाकर करें, यहीं से हमें बिल्कुल टीम इस तरीके से सिलेक्ट करनी चाहिए कि जो प्लेयर जिसको जो डिज़र्व करता है उसे ही लेकर जाए, ना कि वहाँ जाके हम सिर्फ उसको जो है इंडिया घुमा कर ले आएँ और वो हमारे लिए परेशानी बने, टीम के लिए भी, और हम सिलेक्शन को कमेटी को यहाँ कोसते रहें। तो ये कोई हल नहीं है इसका। जिस तरह परफॉर्मेंस आपके सामने है, उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो वो भी डल होती नजर आ रही है। काफ़ी अरसा हो गया मोहम्मद नवाज को विनिंग कम्बिनेशन बनाते हुए और मैच फिनिश करते हुए। अगर हम देखें तो माजी में मोहम्मद नवाज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का भी मुजाहरा करते थे, बॉलिंग भी। आप समझिए इस जगह पर अब बहुत से प्लेयर्स के लिए टाई होता दिखाई दे रहा। अम्माद वसीम के हवाले से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं। उसके साथ साथ उसामा मीर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो यकीनन वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उसामा मीर भी कहीं ना कहीं नज़र आते दिखाई देंगे। क्या समझते हैं कि वहाँ पर उसामा मीर से बेहतर अम्माद वसीम चले जाएं, क्योंकि तजर्बे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें वर्ल्ड कप के अंदर? देखिए मोइन भाई, हम यही बात करें, तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। अगर उसामा की जगह अम्माद वसीम को भेज देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त कि उसे हैंडल करने आता तजर्बा, और उसने जिस तरीके से PSL में इनिंग्स खेली हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली हैं, और जिस तरीके मैच्योर होकर वो सामने आया है, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अम्माद वसीम का चांस बनता है। और नवाज हो गया, शादाब हो गया, इनमें अब वो पोटेंशियल नहीं जो पहले इसमें नजर आती थी। अब इनमें इवन के बॉलिंग बैटिंग छोड़ें, आप फील्डिंग में जब ग्राउंड फील्डिंग होती है, आप इनका मैयार देख लें, क्या इनमें वो पोटेंशियल नहीं रही। हमें जो दरकार होगी वो हमें सुपर फिट लड़के चाहिए, और सुपर फिट लड़कों के लिए आपको ये बड़े बड़े फैसले करना पड़ेंगे। ये शान मसूद हो गया या नवाज हो गया, शादाब हो गया, इनका मुझे नजर नहीं आ रहा। देखिए, अब जोरा दोस्ती यारी की बिना पर ले जाए टीम, तो ये इतना बड़ा इवेंट आप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा जिस तरीके तारिक भाई ने अभी सेकंड किया मेरी बात को, कि भाई फौरन से पहले कैप्टनशिप अनाउंसमेंट कर दें और टीम का 25 रुकनी स्क्वाड है वो आप ऐलान कर दें, तो कम से कम जो उनके जहनों में है लड़कों के, तो तसलसल से जो है वो मेहनत करें, अपनी ट्रेनिंग करें। उन्हें पता होगा कि हम 25 लड़के हम ही में से जाना है। अब वो जैसी लड़के हैं वो उन्हें पता ही नहीं है कि किसका नाम आना है किसका नहीं आना है, तो ये गोमगो की कैफियत चल रही है, वो सही अपने ऊपर तवज्जो भी नहीं दे पा रहे। अच्छा, गोमो की सिचुएशन की आपने बात कर ली, तो इमामुल हक के हवाले से क्या कहेंगे? गोमो को इमामुल हक और बाबर आजम के दरमियान भी चल रही है। नहीं, मैं नहीं समझता कि ये गोमगो आगे जाएगी, क्योंकि इमामुल हक जो है वो टीम का हिस्सा होंगे, मुझे नज़र आ रहे हैं। वो फ़खर के साथ वही ओपन करेंगे, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ने भी परफॉर्म नहीं करके दिया। जिस तरीके से आपने 3-4 कम्बिनेशन बनाकर खिलाए, अब्दुल्ला शफीक हो गया, शान मसूद हो गया, इन्होंने कभी भी परफॉर्म करके नहीं दिया। तो इमामुल हक तो टीम में नज़र आ रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, मिकी आर्थर इनको संभाल लेगा, क्योंकि अभी तक जो मिकी आर्थर ही फैसले कर रहा है, उस पर सिर्फ अमल पैरा जो बाबर हो रहा है। बाबर की अभी अपनी कोई मर्जी नहीं चल रही। जिस तरीके से नजम सेठी चाहेंगे, मिकी आर्थर चाहेगा, आखिर में रिजल्ट जो है वही आएगा जो दोनों चाहेंगे। बिल्कुल, आखिर में रिजल्ट वही आएगा जब मिकी आर्थर और बाबर आजम के कम्बिनेशन दोनों का बने, और फिर टीम का जो सिलेक्शन हो बेहतर अंदाज में हो। शबाना साहब, अंडर 19 अंडर 20 की टीम जो है साउथ अफ्रीका जाना है, साउथ कोरिया जाना है, सॉरी, तो वहाँ कैसा देखती हैं इस टीम को के लिए? और उसके साथ साथ जिस तरह टीम की तैयारी के लिए बहुत से मसाइल भी होते दिखाई देते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा मसला अगर कर लें तो स्पॉन्सरशिप का होता है। क्या समझती हैं कि स्पॉन्सरशिप को हर गेम में सबसे पहले आगे आना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जितना अच्छा काम करता दिखाई देगा तो उससे खिलाड़ियों के हौसले भी अच्छे दिखाई देंगे? अच्छा, हमारी ये अंडर 19 और अंडर 21 की साउथ कोरिया टीम जा रही है, जिसका कैंप हमारा स्टार्ट हो चुका है, जो कि हमारा ये पूरा मंथ चलेगा, और जून में इंशाल्लाह टीम जाएगी। और माशाल्लाह बासलाहियत कोचेज़ हैं जो कि बच्चियों को ट्रेन कर रहे हैं, और पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन के सर मुदस्सिर आ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं टीम की तैयारी में, बहुत ज़्यादा
काम किया जा रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं कि टीम हमारी जीत कर आए। जैसे कि हमारी अंडर 19 की टीम थी जो पिछले कुछ माह पहले अंडर सीरीज़ जीत कर आई हैं, फर्स्ट हुए थे, तो उस हिसाब से यहाँ की भी तैयारी करवा रहे हैं। और स्पॉन्सरशिप तो एक ये लाइलाज बीमारी है। अगर ये खेलों में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, अगर इस चीज़ से खिलाड़ियों को फ़ायदा होगा इस लाइलाज बीमारी का। मगर खिलाड़ियों तक आने से पहले पहले इधर उधर चला जाता है, तो वो बिल्कुल, खिलाड़ी इधर-उधर तक चले नहीं जाते हैं। पहुंचता। अच्छा, आप भी नेटबॉल के लिए इंटरनेशनल टूर्स आपने किए, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, कहीं कभी मसाइल आए ऐसे स्पॉन्सरशिप के हवाले से आपके लिए? जब हमने खेला था फर्स्ट टाइम 2011 में, तब आप यकीन करें उल्टा हमें गवर्नमेंट ने पे किया था, यहाँ तक कि पॉकेट मनी, हर चीज़, डबल ट्रैक सूट, XYZ जितना भी सामान था सब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था, 1 रुपया नहीं लिया था। मगर अब जो सिचुएशन चल रही है, अब जब जाने का नाम आता है स्पॉन्सर लेकर आएँ, तो ये तो अब जो बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेयर है हमारा, वो इस चीज़ से मार खा के वो बैठ जाता है, तो वो फिर टीम फिर वो निखर के नहीं आती है। जो हमें प्लेयर चाहिए होते हैं वो बाहर नहीं निकलते हैं। बिल्कुल बाहर नहीं निकला। तारिक हफीज़ साहब, बड़ा एक अलमिया है हमारे मुल्क का। अगर हम देखें दूसरी तरफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, अगर कुछ फैसले अच्छे करता है तो वहाँ इस फैसले पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है स्पॉन्सरशिप के हवाले से। अगर वो सपोर्ट करे, जिस तरह इन्होंने, शबाना ने कहा कि माजी में हमें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई थी, अब शायद ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड भी खुला, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन जाती है तो खुले वो कह रहे होते हैं कि 50-50% या 60-40 की % पे बात हो रही होती है। तो क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल बात दुरुस्त है। असल में हमारे मुल्क में अलमिया कह लें क्या कह लें कि जो क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा तवज्जो है। क्रिकेट के बोर्ड के पास देख लें आप, जो जितनी भी सियासत होती है, इतना पैसा है माशाल्लाह से कि क्रिकेटर भी 2-4-6 मैच खेलता है तो वो करोड़पति हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में दूसरे गेमों पे कोई तवज्जो नहीं जाती, स्पेशली एथलीट्स हो गए, छोटे और गेम्स हो गए, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, बहुत सारे गेम है जिसमें हमारे पास बेइंतहा खिलाड़ी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी का तो जो हाल है वो आप सबको पता ही है। और इनके बोर्ड क्या कर रहे हैं, फुटबॉल वगैरह के इनके बोर्ड क्या कर रहे हैं, उनके पास भी तो एक फंड आता ही होगा ना, तो वो अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? और बोर्ड के जो बड़े बड़े अहदेदार हैं, सदर वगैरह, चेयरमैन, ये वो क्यों नहीं स्पॉन्सर लाते अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा के? उससे उनको लाना चाहिए ना स्पॉन्सर, ना कि आप खिलाड़ियों को कहें बेचारा वो तो तालीम हासिल करे, कि वो जॉब करे, कि वो खेल खेले, आप उससे कह रहे हैं स्पॉन्सर लेके आइए, तो ये तो मतलब बात दुरुस्त आप नहीं। एग्री करेंगे जिस तरह तारिक साहब कह रहे हैं कि खिलाड़ी खुद अपनी स्पॉन्सर लेकर आए? ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। एक तो खिलाड़ी अपनी कन्वेंस से ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा है, पाकिस्तान के लिए अगर खेलने के लिए जा रहा है, वो अपना ही पैसा लगा के फिटनेस कर रहा है, डाइट का ख्याल रख रहा है, हर चीज़ का रख रहा है, मगर मुझे नहीं समझ आती गवर्नमेंट क्या कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ तो शबाना ये भी है ना कि पैरेलल बॉडी बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ गेमों की है, वो कुछ गेमों की है, ज़्यादातर किसी गेम की नहीं है, सिर्फ एक ही बॉडी है। ये कि गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट नहीं करती, जिसकी वजह से प्लेयर्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल, प्लेयर्स ख़त्म हो जाते हैं। जज साहब क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत बड़ा अलमिया जिस तरीके से तारिक भाई ने कहा, देखिए स्पॉन्सरशिप तो मिलती है, लेकिन जो आपके ऑफिशियल हैं जिस गेम के हो, उन्हें चाहिए ना वो जाकर उनसे रब्ता करें। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये किसी के साथ भी अपना वफा, लेकिन बात वही है, इतनी एसोसिएशन बन गई है, स्पॉन्सरशिप भी पहले सोचता है कि यार ये जेन्युइन है या पहले आई थी वो जेन्युइन है। जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, आप सबको जितनी भी एसोसिएशन बनी है, जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं सिंध गवर्नमेंट के, उन्हें चाहिए तमाम एसोसिएशन को बुलाए, एक टेबल पर बिठा के वहाँ फैसला करें कि भाई जो रन कर रही है वो इस टाइम पे ये एसोसिएशन है। जब इसका आप तयन कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि स्पॉन्सरशिप मिलना कोई मुश्किल मरहला होगा। जबकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जब उसको स्टैम्प लग जाएगी तो स्पॉन्सरशिप तो बिल्कुल आ जाएंगे। स्पॉन्सरशिप खुद परेशान है कि यार एक नंबर कौन सी एसोसिएशन है। असल मसला ये है, देने वाले तो हैं, लेकिन जब उन्हें पता ही नहीं है कि कौन डिजर्व कर रहा है कौन नहीं करता, 10 एसोसिएशन एक ही फंड के लिए आ रही हैं, तो ये उनके लिए जो है ना मसला बन जाता है। आपकी बात सही है। जिस तरह हमने देखा अभी कराची गेम्स मुनक्किद हुए थे और उसमें स्पॉन्सरशिप की भरपूर देखिए नजर आ रहा था थी। बिल्कुल खुद गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब ये कहते नजर आए कि हमने एक पैसा गवर्नमेंट से नहीं खर्च किया,
इस इवेंट के अंदर। तो आप सोच लें कि जहाँ पर 42 गेम्स हुए, 6000 से ज़ायद एथलीट्स हिस्सा ले रहे हों, वहाँ कितने स्पॉन्सर आए जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्पॉन्सरशिप के लिए जो गवर्नर सिंध कामरान तसूरी साहब ने एक तकरीब मुनक्किद की, उनको अप्रिशिएट किया, तो ये एक अच्छा साइन पूरे स्पॉन्सरशिप पे भी जाता हुआ दिखाई दिया जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया था कराची गेम्स को। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं, जिस तरह कामरान तसूरी भाई ने स्पॉन्सरशिप को बुलाया और जिस तरीके से उन्होंने उस पर एतमाद किया, उन्हें पता था ना कि गवर्नर कौन है, कामरान तसूरी, और ये गेमों से खेलों से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप कहीं भी कोई भी इवेंट देख लें, आपको कामरान भाई हर जगह नजर आएंगे। यानी कि इवन के गधा गाड़ी रेस ले लें, रेसलिंग ले लें, फुटबॉल ले लें, हॉकी ले लें, क्रिकेट ले लें, रात नाइट के मैचेस हो, दिन के मैचेस हो, कामरान भाई आप वहां को नजर लेकिन आएंगे। एक काम कामरान तसूरी साहब गवर्नर सिंध शायद गलत कर गए या उनके ऑफिशियल गलत करते दिखाई दिए। आपने जिस तरह गधागाड़ी रेस की बात की, उसमें बाकायदा तौर पर जब रेस हो रही थी तो हमने देखा कि उस पर एक जो ऐलान किया नाम था, का जो गधा बिल्कुल। था वो टकराया एम्बुलेंस से और उसके बाद उसकी हलाकत हो गई। और उसके साथ साथ जो चलाने वाला जो बंदा था वो भी इंजर्ड हुआ। 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा। कामरान तसूरी साहब ने बाकायदा तौर पर वहाँ ऐलान किया था कि 20,000 रुपये पर मंथ जो है, जब तक ये गधा सेट नहीं होता उस वक्त तक देंगे। इससे जो गधा चलाने वाला जो बंदा था उसे भी बाकायदा तौर पर पैसे मिलेंगे। लेकिन 3 दिन तक जो है हमने देखा कि कोई भी ऑफिशियल जो है, जिना हॉस्पिटल में वो एडमिट रहे, 3 दिन तक कोई ऑफिशियल वहाँ नहीं पहुँचा। उसके बाद भी उनके जो पैसे थे वो भी उन तक नहीं पहुँचे। तो ऐलानात तो बहुत होते हैं, फ़ोटो सेशन बहुत होता है, लेकिन अमल कुछ नहीं होता। मोइन भाई, मैं इसमें कामरान भाई को कसूरवार या मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराता। ये उनके ऑफिशियल और स्टाफ का काम होता है। जब गवर्नर सिंध या वज़ीर आला सिंध एक ऐलान करता है, अनाउंसमेंट करता है, तो वो जो उनका स्टाफ होता है याद दहानी करवाना और उस प्रोसीजर को मुकम्मल करके उनके टेबल तक लेकर जाना उनके स्टाफ का काम होता है। देखें, कामरान भाई को एक ही काम नहीं है। देखिए, आपको हर इवेंट में वो नजर आ रहे हैं और हर जगह जो है ना, बिल्कुल। आप इस वक्त देखेंगे। स्पोर्ट्स में मैं बात कर लूं, जावेद साहब है तो बड़ा जबरदस्त काम है कामरान तसूरी साहब कर रहे हैं गवर्नर सिंध। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब भी बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, क्योंकि यही तो स्पोर्ट्स कॉम्बिनेशन की है। जितनी सरगर्मियां, मैं खुद बहुत से इवेंट में उनको कवरेज करता हुआ मैंने खुद किए हैं उनके, तो यकीन ग्राउंड्स पे तो वो नजर आ रहे हैं, अमल भी करवा रहे हैं, लेकिन जो चीजें सामने हो जाती हैं उसको कम अज कम हल कराना चाहिए। भाई देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, अगर कामरान भाई हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो ये प्रोग्राम देखने के बाद उस गधा गाड़ी बान और उसकी गाड़ी का बिल्कुल जो भी मसला होगा वो अपने स्टाफ को बुलाकर हल करवाएंगे। जिस तरीके से हमारा मीडिया से यहाँ बैठकर कहना, हम तारीफ भी कर रहे हैं, तनकीद भी हम करेंगे, लेकिन कामरान भाई को चाहिए कि अपने स्टाफ से पूछे कि भाई वो गधा गाड़ी वाले से जो हमने कमेंटमेंट की थी वो केस आज तक मेरी टेबल पर क्यों नहीं आया। और सैफुर रहमान भाई को भी चाहिए कि वो भी इसका नोटिस लें। सैफुर रहमान तो मुझे पता है कि वो आपसे किस तरीके से मिलते, जिस तरीके से आपने नेशनल गेम्स किए थे वो आपसे बढ़ चढ़ कर मिल रहे थे। और सैफ साहब जो है आपका प्रोग्राम बड़े शौक से और टाइम निकाल कर देखते हैं। अगर सैफ भाई ने भी देख लिया तो उनका ये मसला मैं समझता हूँ हल हो जाएगा विनस के प्लेटफॉर्म से। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म से अल्लाह करे कि उस गधा गाड़ी चलाने वाले का मसला भी हल होता दिखाई दे, क्योंकि वो मेरे पास शो में बाकायदा तौर पर वो मौजूद था, उसने खुद गिला भी किया बैठकर इस प्लेटफॉर्म पर। तो यकीनन हमें उसकी भी सपोर्ट करनी चाहिए। बेशक गवर्नर सिंध कामरान तसूरी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं खेलों के लिए, लेकिन कुछ परेशानियां होती हैं खिलाड़ियों की भी, उसको भी हल करना चाहिए। तारिक हफीज़ साहब, जिस तरह बात हो रही थी खिलाड़ियों की हेल्प आउट की, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें ये कह के थोड़ा सा मैं कराची गेम्स को बोल दूं कि मैं ख़ुद भी उसका हिस्सा था, मैं ऑफिशियल मैनेजर था KMC की तरफ से। तो 42 गेम्स आपने कहा नहायत शानदार मुनक्कद हुआ और उसके बाकायदा पासिंग आउट परेड भी, हमने भी गवर्नर साहब कामरान तसूरी से हाथ मिलाया और एडमिनिस्ट्रेटर जो सैफुर रहमान साहब थे उन्होंने बहुत अच्छा इसको मैनेज किया, सब कुछ बहुत शानदार हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जैसे जो है ना जावेद भाई ने कह दिया कि वो गधा बान के साथ ये हो गई है, तो इस किस्म की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। और अगर आपने उसका ऑर्डर दिया था, उसके पैसे, इलाज, जो कुछ भी, तो उसको फॉलो अप रखते। कोई है कि ऐसा बंदे की ड्यूटी लगाते थे जाके वो जो वहाँ जाके दौरा करता उसको फॉलो अप करता, देखता मिला नहीं मिला। वैसे हमारे यहाँ सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी हज़ारों केसेस हैं जिसमें ऐलान तो बहुत कुछ हो जाता है लाखों का, लेकिन वो सुनते यही है और कि जी मिलता नहीं है और पहुँचता नहीं महीनों सालों। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खेलों के हवाले से जहाँ आप कह रहे हैं हेल्प आउट, तो इसमें कोई शक नहीं, तमाम एसोसिएशन से मेरी गुजारिश है हर गेम की
हर गेम की, कि भाई खुदारा आप लोग सिर्फ पोस्टों पे बैठे नहीं और इलेक्शन पे जीते नहीं उसके बाद बैठ जाते हैं। आप अपने खिलाड़ी पैदा करें अंडर 14, अंडर 16, 19 से, और उनको हेल्प आउट करें। आप भागदौड़ करें, आप वो लेके आए, स्पॉन्सर्स लेके आएँ, उनकी माली मदद करें, और हो सके तो आप उनको अच्छी तरह जॉब वॉब भी दिलाएं खिलाड़ियों को। हम भी कोशिश बिल्कुल, करते हैं। जॉब की बात हो रही है तो हाँ। शबान से ही कर लेते हैं ये मसाइल, क्योंकि खिलाड़ियों के मसाइल खिलाड़ी खुद ही ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकता है। शबाना, कुछ अर्से कबल हमने देखा कि डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए थे, फिर डिपार्टमेंट की बहाली हुई, लेकिन अब तक उस पर शायद जिस तरह काम की बात आती है जहाँ पर, तो शायद उसमें बहुत ताख़ीर पाकिस्तान के अंदर होती दिखाई देती है। खिलाड़ियों का फ्यूचर होता है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है उसका हक है कि अच्छे डिपार्टमेंट से खेले, उसके लिए परफॉर्म करे, कौमी टीम की नुमाइंदगी करे। समझती हैं यहाँ पर भी हम लैक्स करते दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अब जो ज़्यादा डिपार्टमेंट लोगों को हायर कर रहे हैं वो एग्रीमेंट में कर रहे हैं, परमानेंट नहीं कर रहे। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं। उनका वो प्लेयर से काम निकल गया, उसके बाद वो लगता है कि थोड़ा डाउन हो रहा है तो उसको फ़ौरन निकाल दिया जाता है। वो परमानेंट इस वजह से भी नहीं कर पा रहे कि हम इनको परमानेंट रखेंगे तो हमारे नया प्लेयर हम कैसे हायर करेंगे, तो वो इस वजह से अच्छे प्लेयर्स को जॉब नहीं दे रहे, जॉब नहीं दे पा रहे हैं। जावेद साहब, बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कौमी खेल हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान एशिया कप जूनियर खेलने जाना है, मसाइल वहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। स्पॉन्सरशिप का किरदार, जिस तरह पाकिस्तान के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब जितनी मेहनत करते हैं, जिस तरह उन्होंने कराची के लिए मेहनत की, अच्छे हॉकी प्लेयर्स निकाले, हॉकी के बड़े इवेंट वो KHA में कराते रहे, फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो सेक्रेटरी बने। जिस तरह पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पर काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने खड़ा किया, तीसरी पोजीशन में पाकिस्तान टीम आई। फिर मसाइल विक्ट्री स्टैंड के बाद भी जब पाकिस्तान को दोबारा दौरा करना था साउथ अफ्रीका का, तो वहाँ हमने देखा कि फिर एक दफ़ा मसाइल आड़े हाथ आए, और ख़ासकर वही मसला था स्पॉन्सर का लास्ट टाइम तक। फिर हमने देखा कि हैदर हुसैन ने अपनी कोशिशों से, सिंध गवर्नमेंट की कोशिशों से वो मसाइल हल हुए। फिर पाकिस्तान अब एशिया जूनियर कप खेलने जाना है, वहाँ पर पाकिस्तान को मसाइल दरपेश हैं। क्या समझ है कि हैदर हुसैन इससे भी निकल पाएगा? मोइन भाई, जिस दिन से हैदर को ये चार्ज मिला है और हैदर ने जिस तरीके से, देखें, अगर हॉकी को ये सिंध में अगर किसी ने ज़िंदा रखा ना तो हैदर हुसैन ही थे। मैं उसको फुल उसका क्रेडिट दूंगा। हैदर भाई ने दिन रात एक कर दिए। आपको याद होगा कि उनका फ्रैक्चर भी हो गया था तो व्हील चेयर पे भी जो है ना वो हॉकी के लिए लगे रहते थे। कभी CM हाउस जा रहे हैं, कभी सिविक सेंटर आ रहे हैं, कांटेक्ट करा रहे हैं बच्चों का। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की और जिस तरीके से वाजबात रुके हुए थे बच्चों के, वो सारे उन्होंने क्लियर करा दिए। और स्पॉन्सरशिप का मसला भी था, वो भी उन्होंने हल कर दिया। और उन्हीं की मेहनत से जिस तरीके सेक्रेटरी बने, वो पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पे काफ़ी अरसे बाद लेकर आया, नंबर 3 पर लेकर। अब जब जो जाने का टाइम है, अब फिर स्पॉन्सरशिप का जो मसला आ रहा है, जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं, उनकी टीम मेहनत कर रही है, तो मुझे लगता है हैदर भाई जो है इस पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। और इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट के साथ जिस तरीके से अटैच है हैदर भाई, तो हैदर हुसैन मुझे लग रहा है कि इन मसाइल से भी सुरखरू होकर निकलेंगे। जिस तरह आप भी जिक्र अभी कर रहे थे कि मुख्तलिफ जो टीमें बनाई उन्होंने, और ख़ासकर डिपार्टमेंट टीमें में बड़ा अहम किरदार हैदर हुसैन का रहा। फिर ख़वातीन की टीम के लिए उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया, KDA की टीम बनाई ख़वातीन की। क्या समझ रहे हैं, ख़वातीन के लिए भी उनका किरदार बड़ा अहम रहा है? देखिए, हैदर अली ने तकरीबन, मैं उन बच्चियों के लिए इतनी एफर्ट की, जब वो व्हील चेयर पर आते थे ये ख़वातीन ही का कॉन्टैक्ट का मसला चल रहा था। KDA से उन्होंने टीम बनवा के बिल्कुल नासिर अली शाह से कह के टीम को अनाउंस करवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उनको 1-1 साल का। उसके बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है तो फिर उन्होंने जो है 89 डेज़ का फिर दोबारा करवाया, और अभी चंद दिन पहले दोबारा जो है ना रिव्यू करवाया उसी कॉन्ट्रैक्ट को। देखिए, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी उन बच्चियों को नहीं भूला, उनके लिए आज भी वो चक्कर लगा रहा है और दोबारा वो टीम खड़ी कर दी है। लड़कों की भी लड़कियों की भी, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, लेकिन पिछले 15 दिन में दोबारा उन्होंने बहाल करवा दिया, दोबारा बहाल कराया है। शबाना, जिस तरह ख़वातीन की बात हो रही है, खिलाड़ियों की, और कॉन्टैक्ट सिस्टम पर खिलाड़ी हायर होते हैं, हमने कौमी खेल हॉकी की बात की, जिस किस्म के वो काम कर रहे हैं हैदर हुसैन, समझिए कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साइन है, एक अच्छा नौजवान जो है पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। और ख़ासकर जहाँ इन्होंने कहा कि कौमी टीम नहीं बल्कि दीगर चीज़ों पर भी उसकी बहुत ज़्यादा वैसे ही तवज्जो है जैसे माजी में वो करते आए। जिस तरह उन्होंने KDA टीम की ख़वातीन की बात की, तो कितना अच्छा ज़रूरी हो जाता है कि एक बंदा आपको फेवर कर रहा है तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई है सुन के कि ऐसे भी लोग हैं, अभी भी हमारे स्पोर्ट्स में ऐसे भी लोग हैं जो कि हर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं वो। और
बाकी अभी तक तो किसी के लिए नहीं सुना कि वो नहीं, लड़कियों हैदर भाई को। बिला रंग व नस्ल बिल्कुल बहुत सपोर्ट करते हैं और ऑन ग्राउंड आपको नजर आएंगे, प्लेयर्स के साथ ग्राउंड में भी नजर आएंगे। तो बिल्कुल जी जी, कुछ कह रही हैं आप? तो इसलिए हमें खुशी हो रही है सुन के कि ऐसे भी लोग हैं हमारे पास अभी स्पोर्ट्स में। बिल्कुल, स्पोर्ट्स में ऐसे भी लोग हैं। तारिक साहब है क्या कहेंगे हैदर के हवाले से, क्योंकि आपका वास्ता हैदर से काफ़ी रहा है, और फिर मैंने थोड़ी देर जब इंट्रो हो रहा था मैंने एजुकेशन के हवाले से भी आपका तारुफ करवाया था। कितना ज़रूरी होता है ख़ासकर ग्रास रूट लेवल और ख़ासकर अगर हम देखें तो मैट्रिक से पहले बच्चों को ग्रूम करना स्पोर्ट्स की तरफ। पहले बात कर लेते हैं हैदर अली भाई के पास कि वो बहुत ही शानदार आदमी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है उनके अंदर, और जिस तरह हॉकी के लिए वो सोचते हैं, फ़िक्रमंद होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वरना आजकल कौन किसके लिए सोच रहा है। बस अफसोस भी होता है कि कहाँ, जैसे हमारे पास हनीफ खान, इस्लाहुद्दीन और समीउल्लाह जैसे लीजेंड हुआ करते थे, आज हमारी टीम इतनी दुनिया की छोटी छोटी टीमों से हार जाती है। अब हम किसी चीज़ में भी चैम्पियन नहीं रहे, हॉकी स्पेशली हॉकी में। और खिलाड़ी अब यही होगा कि अब हम पिछला सब छोड़ दें, भूल जाएं, ग्रास रूट लेवल से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पहले यही होता था। पाकिस्तान यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होते थे, कॉलेज, इंटर कॉलेज होते थे, इंटर स्कूल होते थे, अब वो सब मुझे नज़र नहीं आ रहे। यही वजह है कि खिलाड़ी भी नहीं पैदा हो रहे। हम बस चंद एक को तारिक साहब अगर हम देखें, आपने जिक्र कर लिया इंटर स्कूल के हवाले से, तो इंटर स्कूल में जो लड़का परफॉर्म करता था थोड़ा सा वीक ज़रूर होता था अगर स्पोर्ट्स में कोई खिलाड़ी, तो जब वो कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जा रहा होता था तो शायद वो स्पोर्ट्स बेस पे उसके दाखिले हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इस चीज़ से हम दूर होते दिखाई दिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा रूल था। मैं खुद फर्स्ट ईयर में मेरा दाखिला स्पोर्ट्स में हुआ, मैं स्कूल का चैम्पियन था बैडमिंटन का, मेरे उसके पास सर्टिफिकेट से हमें दिखाया, मैं हो गया। वैसे मेरे नंबर भी पूरे थे, और इंटर कॉलेज खेला, जीता। उसके बाद यूनिवर्सिटी में मेरा इसी तरह हुआ। फिर मैंने पाकिस्तान यूनिवर्सिटी खेली इंटर। तो कहने का मकसद एक प्लेटफॉर्म था 1 बाय 1। और उस ज़माने में जब मैं जेमखाना सेक्रेटरी हुआ करता था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नानाबाद का, तो जेमखाना सेक्रेटरी हर कॉलेज का एक होता था। उसके बाद 10 सीटें हुआ करती थी स्पोर्ट्स की, 10 सीटें। मैं 10 खिलाड़ी को एडमिशन दिलवा सकता बिल्कुल था। जबरदस्त वो बात कह रहे हैं सिस्टम तारिक दोबारा साहब। होना आखिरी चाहिए। क्वेश्चन, नेशनल गेम के हवाले से क्या तैयारियां अब फाइनली आप बता दें? नेशनल गेम्स के हवाले से यही है कि कोयटा में अभी इनकाद हो रहा है, तो हमारी जो एजेंसियां हैं उन्होंने कुछ वहाँ पर बेहतरी लाने के बाद ही हमें बताया गया कि वहाँ पर हमारे पास टाइम कम है, किसी और दिन आपसे इस पे बात भी करेंगे। इंशाल्लाह तारिक साहब हमारे आपका नेशनल बहुत बहुत गेम भी शुक्रिया, शबाना साहिबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वनडे सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई। 4-1 से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की इस सीरीज़ के अंदर, और तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ अपने नाम की। 12 साल की तवील अरसे के बाद जब पाकिस्तान ने अपने नाम की ये सीरीज़, तो यकीनन बहुत से नाक़दीन के लिए मुँह बंद होते हुए दिखाई दिए। खासकर कप्तान बाबर आजम के हवाले से अगर बात कर लें तो, क्योंकि इस सीरीज़ से पहले काफ़ी चीज़ें बाबर आजम के फेवर में नहीं जा रही थी। उन पे बहुत से इल्ज़ामात थे कि टीम के अंदर शायद है ग्रुप बंदी है, टीम जो है दोस्ती यारी पे चलती दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। बाबर आजम ने मुख्तलिफ कम्बिनेशन के साथ जो है इस सीरीज़ में लड़कों को आजमाया और हमने देखा कि उन लड़कों में भरपूर तौर पर जो सलाहियतें थी वो निखर कर सामने आया और उसके बाद पाकिस्तान ने सीरीज़ जो है 4-1 से अपने नाम की। गो के पाकिस्तान की विकेटों पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है बैटिंग विकेटें तैयार की गई, लेकिन इसका फ़ायदा शायद पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर ज़रूर होता दिखाई देगा। इंडिया में वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान को जाना है इंडिया खेलने, और वहाँ पर एशियन विकेटों में अगर हम बात कर लें, तमाम ही तजिया निगार हमें यही कहते नज़र आए हैं कि इंडियन विकेटों पर ख़ासकर बैटिंग ट्रैक होता है और वहाँ पर बैटिंग को बहुत ज़्यादा फोकस भी दिया जाता है। और यकीनन पाकिस्तान ने इस सीरीज़ के अंदर अपने बैटर्स का भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया। मिडल ऑर्डर की खामियां थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हारिस सुहेल अनफिट हुए
हुए और उसके बाद टीम में इफ्तिखार अहमद को शामिल किया गया। इफ्तिखार अहमद ने प्रूव किया, उसके बाद 94 रन स्कोर किए आखिरी वनडे के अंदर और मैच जिताते जिताते आखिरी वनडे शायद वो रह गया। अगर कोई प्लेयर उनका साथ देता हुआ नजर आता तो यकीन पाकिस्तान जो है 5-0 से ये सीरीज अपने नाम करने पर कामयाब होता और वाइट वॉश बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान अपने नाम करते हुए दिखाई देता। उसके अलावा अगर बात कर लें इस सीरीज़ के अंदर तो पाकिस्तान ने मुख्तलिफ स्पिनर्स को भी आजमाया इस सीरीज़ के अंदर और ख़ासकर उसामा मीर जो नौजवान स्पिनर उभर कर सामने आए उन्हें कई मौका उन्हें फराहम किया गया और उन्होंने भरपूर तौर पर इस सीरीज़ में जो है अपने कारनामे अंजाम दिए। साथ साथ अगर फ़खर जमान की बात कर लें तो प्लेयर ऑफ दी जो सीज़न रहे इस टूर्नामेंट इस सीरीज़ के अंदर फ़खर जमान जिन्होंने 180 रन की उम्दा इनिंग इस सीरीज़ के अंदर भी खेली और पाकिस्तान की जानिब से वो वाहिद बैटर्स हैं जिसने 5 दफ़ा जो है सबसे लंबी इनिंग खेलते दिखाई दिए। 4 दफ़ा वो पाकिस्तान के लिए ऐसे कारनामे अंजाम दे चुके हैं जो शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई बैटर ऐसा करता दिखाई दे रहा हो। इन सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए और दीगर खेलों पर बात करने के लिए भी हमारे साथ स्टूडियो में जो लोग मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे साथ हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं शबाना मोइन साहिबा जो एथलेटिक्स नेशनल प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। इनसे भी आज एथलेटिक्स के हवाले से काफ़ी बातें करेंगे। फिर नेशनल गेम्स अनकरीब होने वाले हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। उनके साथ साथ मौजूद हैं तारिक हफीज़ साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया करते हैं और एजुकेशन से रिलेटिव हैं, तो उनसे एजुकेशन और स्पोर्ट्स के हवाले दोनों का कम्बिनेशन पे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो खासकर पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट लेवल पर जो खेल खेले जाते हैं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। सबसे पहले जावेद इकबाल भट्टी के साहब के पास आते हैं। जावेद भाई, सीरीज़ हमने अपने नाम कर ली, बहुत से प्लेयर्स ऐसे थे जो निकल कर सामने आए और ख़ासकर अगर हम बात कर लें फ़खर जमान के हवाले से बड़ा अच्छा उन्होंने इस सीरीज़ के अंदर जो है परफॉर्म किया। फिर उसामा मीर ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और नौजवान अगर बात की जाए जिस तरह परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं, हारिस रऊफ़ जिस तरह उन्होंने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान के अंदर एक जगह बनाई है, शायद उस बेस पर एहसान उल्लाह को इस सीरीज़ में भरपूर तौर पर मौका मिलता दिखाई नहीं दिया। अगर हारिस सोहेल कहीं पर जो है क्लैक्स करते तो शायद जो है हारिस रऊफ़ की जगह पर जो है एहसान उल्लाह इस टीम के अंदर खेलते दिखाई देते हैं। ओवरऑल इस सीरीज़ के हवाले से क्या कहेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब? और फिर बहुत सी कहानियाँ अब सामने आ रही हैं, क्यों माजी में हमने देखा कि मिकी आर्थर जब पाकिस्तानी टीम के कोच थे तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए, बड़े 2 टाइटल जिताया और उस दोनों टाइटल के जो हम देखते हैं कि जो कप्तान थे वो सरफराज अहमद थे। अब उनकी मुलाकात सरफराज अहमद की भी मिकी आर्थर से होती जा रही है और क्या समझते हैं आपके जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड जाना है इंडिया वर्ल्ड कप के लिए, उसमें सरफराज अहमद का नाम आप कहीं देख रहे हैं? शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने पूरी सीरीज़ के बारे में राय दी अपनी। पाकिस्तान ने इस सीरीज़ में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली न्यूजीलैंड से और तकरीबन 12 साल के बाद जो है किसी सीरीज़ में जीतने में कामयाब हुए, जिसकी अशद ज़रूरत थी पाकिस्तान को। और जिस तरीके से प्लेयर्स ने, हमारे बैटर्स ने भी परफॉर्म किया, बॉलर्स ने भी परफॉर्म किया, हत्ता कि स्पिनर को उसामा को आप लेकर आए, डोमेस्टिक में बहुत अच्छी परफॉर्म करने के बाद आया था और उसने इसमें भी साबित किया कि वो इस लायक है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कौमी टीम का हिस्सा रहे। जिस तरह शादाब इस सीरीज़ में नज़र नहीं आए, उनकी कमी जो है उसामा मीर ने बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर दी। और मिकी आर्थर पर आ जाते हैं। मिकी आर्थर ही की जितने भी फैसले आजकल चल रहे हैं वो मिकी आर्थर उनकी मैनेजमेंट कर रही है, बाबर सिर्फ उन पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है वर्ल्ड कप का, आज तक आपकी टीम का ऐलान नहीं हो सका, ना ही कप्तान का ऐलान हुआ। जिस तरीके से आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजम सेठी ने कहा था कि मकसद अगर परफॉर्मेंस इसी तरह टीम जीतती रही तो कप्तानी बाबर आजम ही करते जाएंगे, लेकिन बहरहाल आपको वर्ल्ड कप के लिए कप्तान का ऐलान तो करना है। और सबसे खुशाइंदा बात जो है, मिकी आर्थर ने जो सरफराज अहमद से रब्ता किया है, तो ये एक हवा का झोंका है हमारे पाकिस्तान के फैंस के लिए, जो सरफराज के फैंस हैं। अगर सरफराज अहमद को इन कर लेते हैं टीम में, और जो होता हुआ नज़र भी आ रहा है, क्योंकि आपका वर्ल्ड कप इंडिया में होते जितने भी मैचेस होंगे, आप इंडिया को छोड़ दें, इंडिया की क्रिकेट टीम को छोड़ें, जितने भी हमारे मैचेस होंगे वो प्रेशर्स गेम होंगे, तमाशाई जो है उनका प्रेशर होता है। तो सीनियर्स प्लेयर्स को मैं चाहूँगा कि जितने सीनियर्स प्लेयर, ख़ासकर हमारे सरफराज अहमद, उनकी जगह बनती है। जिस तरीके से उनसे मिकी आर्थर ने रब्ता किया, और मिकी आर्थर ही जब हमारी टीम को लीड कर रहे थे उस टाइम कप्तान जो सरफराज अहमद है, सरफराज अहमद का ही टाइम था
और मिकी आर्थर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन था कि हम टेस्ट में भी नंबर 1 रहे हैं, T20 में भी नंबर 1 रहे हैं। मिकी आर्थर की बहुत खिदमत है और वो जो है सरफराज अहमद पे बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन ये कैप्टनशिप के लिए भी जैसे उसने बाबर को इस्तेमाल किया है तो बाबर को चाहेंगे कि कैप्टनशिप मिल जाए, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि वर्ल्ड कप बहुत करीब आ गया, समझे सर पर आ गया, तो कम से कम एक स्क्वाड का ऐलान कर दे, भले 25 लोगों की स्क्वाड का ऐलान कर दे, प्लेयर्स को एतमाद दें और कैप्टनशिप का ऐलान हो जाना चाहिए। देख रहे हैं टीम के अंदर 25 रुकनी स्क्वाड में जिस तरीके से हौसला अफजा जो ये बयानात आ रहे हैं, जो हमारे जराए बता रहे हैं, मिकी आर्थर ने खुद राब्ता किया सरफराज अहमद से, लग ऐसे रहा है मिकी आर्थर बहुत समझदार कोच है और उसे पता है कि इंडिया में प्रेशर्स गेम होंगे, तो सरफराज का अगर कैप्टन नहीं तो कम से कम टीम के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, टीम के साथ होना बहुत ज़रूरी है। शबाना मोइन साहिबा, एथलेटिक्स नेशनल प्लेयर हैं आप, नेशनल गेम्स का आगाज़ होने जा रहा है 34वें, एक काफ़ी अरसे के बाद हम देखते हैं कि कोटा में ये इवेंट मुनक्किद होगा, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? सबसे पहली बात कि मुझे तो बहुत खुशी हुई कि ये इवेंट जो है इनेकाद किया जा रहा है इसका कोयटा में, जो कि बहुत ज़्यादा रेड जोन एरिया है, और एज अ फ़ीमेल सबको जाना और वहाँ एज अ रिस्क लेना, मगर हमें तो यही समझाया गया कि वहाँ पर आप जाएं, वहाँ कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी और आप लोग अपनी परफॉर्मेंस दें ताकि सिंध टॉप पर आए हमारी। बिल्कुल, सिंध टॉप पे आए। क्या तैयारियां अब तक आपकी टीम की जानिब से की गई है? क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि सिंध में खेलों के इनेकाद जितने भी होते हैं उसमें प्लेयर भरपूर तौर पर हिस्सा लेते हैं दूसरे शहरों के मुकाबले में, और ख़ासकर अगर हम बात कर लें कराची की तो बहुत से गेम्स आप भी खेल रही होती हैं, नेट बॉल भी आप खेल रही होती हैं, तो क्या समझती हैं कि इस वक्त जिस वक्त सूरताल ऐसी इस वक्त पाकिस्तान की, और ख़ासकर अगर कराची और पूरे पाकिस्तान की बात कर लें तो हालात थोड़े से नाक़िदीन के लिए जो है मुनासिब नहीं है, और ख़ासकर अगर बात कर लें पाकिस्तान की तो इस सिचुएशन में समझ नहीं नेशनल गेम्स का इनेकाद सही है? अभी तक तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सिचुएशन जब हमारे अभी ट्रायल्स हुए थे संडे वाले दिन तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई हालात ख़राब होने के चांस थे, मगर अब जाके सिचुएशन देख रहे हैं, अब कुछ नहीं पता क्या डिसीजन आता है, किस तरीके से आगे ये कवर करेंगे नेशनल गेम को। यकीनन पूरी तैयारी हो चुकी है तमाम प्लेयर्स की, सारे कैंप्स लगे हुए हैं, हर चीज़ हो रही है प्रॉपर, तो उस हिसाब से पता चलेगा कि क्या हमें मैसेज मिलता है कि क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा, तैयारियों की बात हो रही है तो कितनी देर अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग चल रही है आप लोगों की? अच्छा, डेली हो रही है ट्रेनिंग हमारी। कितनी देर ट्रेनिंग कर रही हैं? डेली हो रही है। हमने संडे को ट्रायल्स हुए थे, इंटीरियल सीन से सारी टीमें आई, सारे इंटीरियल सीन के प्लेयर्स आए हुए थे, सब ने ट्रायल्स दिए, तो सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी कराची से लोगों ने विन किया है। बिल्कुल, कराची से विन किया है। तारिक अभी सब जिस तरह आप बड़ा बेहतरीन तज्जिया करते हैं, पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान शाहीन अंडर 19 की टीम बांग्लादेश के दौरे पे है, शाहीन की टीम जो है ज़िम्बाब्वे के दौरे पे, हाल ही में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ अख्ताम पजीर हुई। कैसा देख रहे हैं आप इस सीरीज़ को, और फिर पाकिस्तान के लिए यंग जनरेशन के लिए जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इक़दाम कर रहा है? माजी में हमने देखा कि अंडर 19 को फोकस नहीं किया जाता था, उसके साथ साथ अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान शाहीन का नाम शायद हटता दिखाई दे रहा था, लेकिन ये अब हर चीज़ जो है अब प्रॉपर चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब से नजम सिटी आए हैं बहुत अच्छा इक़दाम कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इनके टूर लाजमी होने चाहिए। जो शुक्रिया मोइन साहब, थोड़ा सा मैं बात करूँगा न्यूजीलैंड पाकिस्तान की T20 और वनडे सीरीज़ पे कि T20 माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा खेला, 2-0 ईच हो गया था, सीरीज़ बराबर लेवल, एक बारिश की वजह से हो गया। वनडे सीरीज़ तो बहुत ही शानदार पाकिस्तान खेल रहा था बाबर की कप्तानी में, और बाबर की बैटिंग का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने तेज़ तरीन 5000 रन भी बना लिए और 18 सेंचुरियाँ तेज़ तरीन बना ली उन्होंने, और फ़खर आज़म है, रिजवान वगैरह ने बहुत अच्छी बैटिंग की। बहरहाल हाँ, ये ज़रूर है अनफॉर्चुनेटली कि थोड़े से अफसोस की बात है कि हम सीरीज़ जीत गए थे 4 मैचेस, तो हम नंबर 1 पे आ गए थे पहली मरतबा, वनडे में हम नंबर 3 पे थे, लेकिन विद इन 24-30 आवर्स कि हम वापस आखिरी वनडे हार के जो है ना वो हम चले गए वापस 3rd पोजीशन पे। तो ये थोड़ा सा बैड लक रही है, या पता नहीं हमारे लोगों ने थोड़ा सीरियस नहीं लिया इसको, या फिर आखिरी मैच को, तो वो इस वजह से हम हार गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अंडर 19 को थोड़ा सा बैड
बैड लक ये हुई कि उस वक्त न्यूजीलैंड से हमारी वनडे सीरीज़ चल रही थी और वहाँ अंडर 19 की सीरीज़ चली थी बांग्लादेश में, तो उनको इतना कवरेज मिल नहीं सकी, हालांकि उन्हें मिलना चाहिए था, इसलिए कि वो बेचारे यंग है, वही बाद में जाके आपके बाबर आजम और रिजवान और सरफराज बनेंगे, तो आपको उनको भी कवरेज देनी चाहिए थी और उनके साथ भी वही सलूक करे जो हमारी बड़ी टीम। रह गया इंडिया का, कि बड़ी अच्छी ख़बर है कि जावेद भाई ने जैसे कहा कि जी सरफराज से मिकी आर्थर मिले हैं, उनको रब्ता किया है, तो वाकई वहाँ एक सीनियर खिलाड़ी की ज़रूरत है और वैसे भी सरफराज का बहुत बड़ा इम्प्रेशन होगा इंडियन टीम पे दबाव, इसलिए कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया को हरा के ही जीती थी, तो वो एक फिर अंडर 19 में जब सरफराज थे उस वक्त पाकिस्तान को चैंपियन बनाया सरफराज ने, आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान के नाम की। अच्छा, सरफराज के हवाले से तारिक साहब क्या समझ रहे हैं कि बाबर आजम कहीं लैक्स करते नज़र आ रहे हैं कि कप्तानी में अगर सरफराज टीम का हिस्सा बनते हैं तो सपोर्ट नज़र आ रही है उनसे? नहीं, सपोर्ट तो दोनों करेंगे एक दूसरे को, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह बाबर आजम ने बूस्ट अप किया है टीम को वापस दोबारा T20 और वनडे सीरीज़ आफ्टर 12 साल के बाद जीतना कोई मामूली बात नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब उनमें काफ़ी मैच्योरिटी आती जा रही है। और अगर ये इन करते हैं सरफराज को, जो कि मेरे ख्याल से करना चाहिए टीम में, तो बाबर को बहुत सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि वो सीनियर कप्तान रहा है, उसे सब पता है, ख़ास करके इंडिया के बारे में वो सारी ऊँच नीच जानता है, और इंडिया में स्पिनर्स और की पिच होती है, बैटिंग पिच होती है और सरफराज बहुत अच्छा खेलता है स्पिनर को, तो बाबर को बहुत हेल्प मिलेगी। कप्तान बहरहाल बाबर ही रहे, इट्स ओके, क्योंकि अभी बिल्कुल से चेंज करना मेरे ख्याल से तो इतना चेंजिंग नहीं, अगर सरफराज टीम का हिस्सा बनते हैं और टीम में मौजूद सरफराज रहते हैं तो सपोर्ट कप्तान बाबर आजम ही रहे, लेकिन सपोर्ट करते नजर आएंगे फील्ड के अंदर है सरफराज। नजर आएंगे, सरफराज एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी उसमें बहुत है, वो उसकी कप्तानी में आराम से खेलेगा और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, बड़ी बातें हुई इफ्तिखार के हवाले से कि वनडे टीम का एजेस होने के बाइस उन्हें साइड लाइन कर दिया जाए। परफॉर्म अगर देखें मिसबाहुल हक के बाद शुएब मलिक, हफीज़ और फिर इफ्तिखार अहमद, हारिस सोहेल कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप से करीब जब हो रहा होता है मामला, तो कहीं ना कहीं टीम का हिस्सा बनते दिखाई देते हैं। हमने देखा अनफिट ज़रूर हो गए, लेकिन मैनेजमेंट अब भी चाहती है कि हारिस सोहेल नंबर 5 की पोजीशन पर बैटिंग करते दिखाई दें। ऐसा मुस्तकबिल में आपको लग रहा है, या फिर हम जो है इफ्तिखार अहमद के साथ ही जो है वर्ल्ड कप पे जाएंगे? मोइन, जिस तरीके से इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस है और जो उनके शाट हैं, जो कलाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, देखिए हारिस सोहेल का टाइम चला गया है, ये मैनेजमेंट पता नहीं क्या चाह रही है, बनी बनाई टीम है। जिस तरीके से आपने उसको वनडे में इन किया और थ्रू आउट T20 से देख लें, आखिरी वनडे तक देख लें, इफ्तिखार की परफॉर्मेंस जो है वो खुद बता रही थी कि उसमें कितना स्टेमिना है बड़ी इनिंग्स खेलने का, और आखिर में जाके हार्ड हिटिंग करना वो तो समझो कमाल है जो इफ्तिखार के पास है, वो मैनेजमेंट को नज़र नहीं आ रहा। आप बेफजूल की जो है ये चेंजिंग करके ये टीम के साथ छेड़छाड़ मत करें, ये छेड़छाड़ जो है आखिर में जाके आपके गले में आ जाएगी। भाई आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं, हमेशा यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है, माजी में भी हम देख लें तो जब से क्रिकेट पाकिस्तान बोर्ड की शुरू हुई उस दौरान से जो है ना सारी चीज़ें ऐसी होती नज़र आ रही हैं। बहुत से प्लेयर्स टीम में शामिल नहीं होते, अचानक टीम का हिस्सा बन जाते हैं, शायद इनमें से एक हारिस सोहेल भी है। नहीं मोइन भाई, वो टाइम चला गया, ये आखिरी था जो उसको इन किया और वो अनफिट हो गया। अब वो टाइम चला गया, आप मीडिया का दौर है भाई, जो परफॉर्म कर रहा है अब वही रहेगा। अब वो पैराशूट से आना बंद हो गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, जो परफॉर्म करेगा वही आएगा। अभी देखिए पाकिस्तान शाहीन जो जिम्बाब्वे में परफॉर्म करी, 3-4 लड़के बैट्समैन तो आपके वहां से भी तैयार हैं, वो बिल्कुल दस्तक दे रहे हैं मैन टीम पर, और अंडर 19 जिस तरीके से खेल रही, 2-3 बच्चे वहां से आने को बेताब है। शाहीन की बात कर ली, उमर बिन यूसुफ बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, डबल सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है। उमर बिन जिस तरह उन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की, जब कैरियर उन्होंने स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट क्लास पहला मैच खेल रहे थे, उन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी स्कोर की। तो समझिए ऐसे प्लेयर जब परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर टीम का हिस्सा बनाया। अभी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज है आपकी, समझिए अफगानिस्तान के खिलाफ उमर बिन यूसुफ को चांस मिलता दिखाई दे रहा है। लास्ट टाइम भी उमर बिन यूसुफ जो टीम का हिस्सा थे, अनाउंस तो हो गई थी लेकिन नहीं खेल सके। लेकिन पाकिस्तान शाइन्स के साथ
खेल के जो उन्हें तजर्बा मिल रहा है, जिस तरीके से उसने 100 को 150 को 200 में कन्वर्ट किया है, उसने अपनी परफॉर्मेंस शो कर दी। उसके साथ आप अबू हरेरा का नाम नहीं ले सके, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बैट्समैन हमारे तैयार हैं, लेकिन ये कि चांस जिस तरीके से शाहनवाज धानी लेफ्ट आर्म स्पिनर मेहरान मुमताज ने बड़ा मेहरान मुमताज जो है वो मुतासिर कर रहा है, धानी वहां खेल अच्छा खेल रहा है, लेकिन यही है ना, मैं कह रहा हूँ पैराशूट से आना बंद हो गए, अब जो परफॉर्म कर रहा है उसे ही ऊपर आना है। जिस तरीके शाहिद भी ओपन कर रहे हैं तो वो आएंगे। जिस तरह परफॉर्मेंस की बात हो रही है तो समझ नहीं आप कि जो टीम आपकी जा रही है एथलेटिक्स की नेशनल गेम्स खेलने, उम्मीद है कि मेडल लेकर आएगी? इंशाल्लाह उम्मीद तो है मेडल लेकर आएंगे। जिस तरीके से तैयारी चल रही है हम लोगों की, उस हिसाब से इंशाल्लाह मेडल आएगा, जिसमें फील्ड इवेंट, ट्रैक इवेंट सारे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो दुआ। अच्छा शबाना साहब, प्राइस का क्या क्राइटेरिया इस दफ़ा रखा गया था? क्योंकि हमने देखा कि बहुत से ज़्यादा मसाइल भी ट्रायल्स के हवाले से निकल कर सामने आते थे, बहुत सी चीज़ें ऐसा होता था कि सिफारशी प्लेयर्स आ जाते थे। क्या समझिए अब जो ट्रायल के बाद फाइनल सिलेक्शन हुई है उससे मुतमईन है खिलाड़ी? हाँ, उससे इसलिए मुतमईन है। पहले होता था फर्स्ट और सेकंड जो प्लेयर आते थे उनको लेके जाया जाता था टीमों पे। अब ये हो रहा है कि अगर कोई शॉर्ट पुट का ट्रायल दे रहा है, अगर वो डिस्कस भी खेल रही है लड़की या लड़का, तो उसमें फ़र्स्ट और सेकंड अगर दोनों इवेंट में लड़की आ रही है तो वो एक जा रही है, क्योंकि हमें यकीनन सपोर्ट तो किया नहीं जाता है फाइनेंशियल तौर पे, तो वो जितने कम हो रहे हैं प्लेयर उतने कम लेकर जा रहे हैं, मगर बढ़ा के नहीं लेके जा रहे। इस दफ़ा कोई सिफारिश नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कोई भी सिफारिश नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि प्लेयर्स के अंदर तो प्लेयर्स चले जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स से ज़्यादा ऑफिशियल जा रहे होते हैं। इस पे क्या कहेंगी? ऑफिशियल इस पे नो कमेंट। नो कमेंट। ऑफिशियल के हवाले से कोई भी बयान देने के तैयार नहीं होता। तारिक हफीज़ साहब बात की थी इन्होंने शाहनवाज धानी की। शाहनवाज धानी जब उन्होंने कैरियर स्टार्ट किया, PSL में परफॉर्म किया, उम्दा परफॉर्मेंस थी, टीम का हिस्सा बने, टीम के साथ वो कंटिन्यू रहे, रिजर्व के प्लेयर्स के तौर पर डग आउट पे बैठते रहे, टीम के साथ 2 वनडे खेला, 11 T20 मैचेस खेले। गो के परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही शाहनवाज धानी की, टीम के साथ मौजूद थे, तजुर्बाकार होते गए, लेकिन फिर अचानक साइडलाइन कर दिया गया। पाकिस्तान ए की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त वो। क्या समझ रहे हैं आप कि एहसानुल्लाह जहां टीम का हिस्सा बने वहां शाहनवाज धानी को एक पूरा मौका देना चाहिए था इस सीरीज़ के अंदर, ताकि वो अपनी सलाहियतों का भरपूर तौर पर इजहार करते, और पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की PSL में सबको अंदाज़ा है कि वो किस रिदम के साथ बॉल करते थे, और इन विकेटों पे जहां पर उनकी ज़रूरत थी शायद पाकिस्तान ने वहाँ लैक्स किया। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि धानी को हमें चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करें। वो क्या करते हैं, जब कोई नया खिलाड़ी लाते हैं तो उसको भरपूर चांस देते हैं, 10, 15, 20 मैच लगातार खिलाते हैं। अब उसके बावजूद अगर नाकाम हो जाए तो फिर लाते नहीं हैं। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि 1 साल बाद फिर आ गया वो, 2 साल बाद अचानक, जैसे जावेद भाई ने कहा कि जी पैराशूट से आ जाते हैं, नथिंग। अब धानी जहाँ तक है उसने PSL में बेइंतहा परफॉर्मेंस की, हो सकता है उसको इन आउट करने से उसमें उसके रिदम में कमी आई हो। और हमारे यहाँ ये नहीं सोचा जाता कि कौन से पिच पे कौन सा खिलाड़ी है, कौन सा बॉलर चलेगा, बस जिसको देना है बस देना है, पहले से ही सोच लिया बस जी खिलाना है उसको। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिच को देख के उसे, अब जैसे आपने उसको बिल्कुल ही जो है ना उसको खिलाया आपने एहसानुल्लाह को, कोई ख़ास इतना नहीं था, तो आप धानी को कम से कम टीम में रखें ताकि उसका रिदम भी रहे और प्लस वो मायूस ना हो। तो होता है लड़के मायूस हो जाते हैं। खैर ठीक है, अभी उसको आपने ये टीम की नुमाइंदगी दी है और परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहा है, और वहाँ से भी जैसे जाहिद भाई ने कहा कि 2-3 बैट्समैन अच्छे आ रहे हैं, शाहीन वगैरह, और यहाँ से साहिम अयूब भी है, आपने उसको बिल्कुल ही वो कर दिया है। असल में वो T20 का हिस्सा बने हुए हैं साहिम अयूब, बहुत से प्लेयर, जिस तरह आप सरफराज की जो बात हो रही थी, सरफराज को टेस्ट टीम के लिए बाकायदा तौर पर ऐसा लगता है कि वो शायद वो पाकिस्तान टीम के कप्तान भी बनते दिखाई दें, पाकिस्तान टेस्ट टीम के। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों छाप लग जाती है। गो के सरफराज T20 का बेस्ट प्लेयर था, उसने वर्ल्ड रखा, और 11 सीरीज़ कंटिन्यूस 11 सीरीज़, कोई कप्तान ऐसा नहीं है कि जो 11 सीरीज़ जीता हो कभी, और 2-2.5 साल तक वो नंबर 1 पे रहा। आप तो 1 महीने बाद ही उतर गए नंबर 1 से। तो कहने का मकसद ये है कि आप छाप ना लगाएं, ठीक है ना। वनडे भी देखें, आप देख लें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सारे तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, और इंडिया में भी यही कोहली तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, दूसरे खिलाड़ी भी तीनों फॉर्मेट खेल रहे होते हैं। बहरहाल, लेकिन ये है कि अब देखें क्या होता है। इनको अब तो लड़कों की कमी नहीं बैट्समैन की, पुराने खिलाड़ियों को बकौल सरके के पैराशूट से ना लाएं। अब वो वक्त चला गया, अब खत्म हो गया। लड़कों की बात हो रही है तो थोड़ी सी सेंट्रल कांटेक्ट के हवाले से भी बात कर ले। जैसे आपने हसनैन को बिल्कुल साइड में क्या कर कहेंगे, दिया। बड़ी आवाजें अब सेंट्रल कांटेक्ट से खिलाड़ी उठाने लगे हैं,
क्या कहते हैं, नज़र आ रहे हैं कि अब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर्स होते हैं उनके बहुत से मसाइल भी होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस तरफ भी अब तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ख़ासकर हेल्थ के हवाले से बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिस तरह क्रिकेटर्स कह रहे हैं। ये मोइन भाई, ये काफ़ी दिनों से ये प्लेयर्स जो है ना, ये चीज़ें प्लेयर्स में चल रही थी, हमारे ज़रा से पता चला। देखें अब ये जो लीग्स होती हैं पूरी दुनिया में होती है, हर मुल्क का प्लेयर आता है, वो भी उनके साथ रूम शेयर करता है, हमारे प्लेयर्स भी जाते हैं, तो जाहिर है जो कॉन्ट्रैक्ट है या और जो बातें हैं वहाँ बैठ के तो करते होंगे ना। जब हमारे प्लेयर्स सुनते होंगे कि उन्हें जो है बोर्ड उनका ये चीज़ें दे रहा है और हमारा बोर्ड हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। आपको पता चला होगा कि लास्ट टाइम जो मोहम्मद आसिफ की बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे तकरीबन $20,000 की ज़रूरत थी, तो उसने बोर्ड से अप्लाई किया कि मेरी कुछ मदद की जाए। उसकी बच्ची को कैंसर का मर्ज लायक था, लेकिन बोर्ड ने उन्हें कुछ रकम दी, लेकिन बिल्कुल काफ़ी दिन बाद वो जैसे ही वहाँ लेकर गए तो वो जो अल्लाह की मर्जी बच्ची की डेथ हो गई। देखिए ये चीज़ें जो प्लेयर्स में हम आस्ते आस्ते अवेयरनेस, सारे प्लेयर्स यही चाह रहा है कि हम जिस तक पीक पर होंगे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इंजरी हो जाती कि दोबारा कम बैक नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। अब प्लेयर्स भी सोच रहे हैं कम से कम जो फैमिली ये हेल्थ एजुकेशन की जो वो सिस्टम जो वो मुतारिफ करे, कोई वेलफेयर तंजीम हो जो मकसद बोर्ड बना के दे, वेलफेयर का इदारा हो, जो प्लेयर्स के साथ इंजरी हो जाती है तो कम से कम उसके जो हालात हैं वो तो सही रहे। और बोर्ड को भी पता है कि ये चीज़ें चल रही है, बोर्ड ने आज ही ऐलान कर दिया कि ये चीज़ें हमारे सामने अभी किसी ने पेश नहीं की, लेकिन पेश करेंगे तो हम हमदर्दाना गौर करेंगे, क्योंकि प्लेयर्स अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा प्लेयर्स आंख बंद कर साइन नहीं करेंगे। जिस तरीके से हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं ना, वो कहते हैं यहाँ साइन कर दे, यहाँ साइन कर दे, हमें पेपर तो पढ़ने देते ही नहीं है। तो यही प्लेयर्स के साथ होता। अब जो प्लेयर्स हैं वो जो है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें चल रही हैं, और हो सकता है कि बोर्ड से ये आईसीसी के जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं इनकी जो प्राइज मनी होती उनमें जो बाहर वाले बोर्ड है वो तमाम प्लेयर्स को बराबर तकसीम करते हैं। हमारे यहाँ कैटेगरी बना दी गई है ABCD, इस तरीके से नहीं है। प्लेयर्स पावर जो है ना वो खुलकर सामने, और देखिए प्लेयर्स का राइट बनता है, अगर उनकी ये जॉब है तो कम से कम उनकी फैमिली के लिए कुछ तो कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए। खुदा ना खास्ता अगर वो इंजर्ड हो जाता है सारी जिंदगी के लिए तो उससे कम से कम जो है ना ये जो दुश्वारी है ना ये आगे चलकर ना आए। बिल्कुल, यकीनन प्लेयर भी हैं शबाना साहिबा, इनसे भी बात करते हैं वेलफेयर के हवाले से। शबाना, कितना ज़रूरी हो जाता है ख़ासकर खिलाड़ियों के लिए हेल्थ जो है हेल्थ के लिए कोई बेनिफिट मिल जाए, जहाँ पर इंश्योरेंस तो हो, बाकायदा वहाँ प्लेयर्स के लिए बाकायदा तौर पर कोई मसाइल है तो वो हल करते दिखाई दे। यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो अपना काम शायद करता दिखाई दे, लेकिन दीगर इदारों को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है अब शायद। अच्छा, मैंने सर की बात सुनी है तो उससे एकदम जहन में बात याद आई कि जैसे कि हमें कहा जाता है कि इंडिया के साथ कंपटीशन है, हमें जीतना है, लीड करना है, या दूसरा कोई और कंट्री है, मगर ये नहीं सोचा जाता जो उन लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो यहाँ क्यों नहीं कर रहे। उनको यहाँ पर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। के पूरे इक्विपमेंट नहीं है तो और क्या है, और जो आप हमसे रिजल्ट मांगते हो तो हमें कम से कम जो सहूलतें उनको दस्तयाब है वो रिजल्ट के ऊपर पूरा प्रेशर दिया हुआ है। ये नहीं है कि उनके और चीज़ों के ऊपर भी बात की जाए, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए, वो नहीं है। सिर्फ आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट तो फिर ऐसे नहीं मिलता। रिजल्ट ऐसे मिलता है जब आप उनको सर्टिफाइज करें, अपने आप से टीम में ला रहे हैं, उनकी हर चीज़ आपकी हो गई, जितनी तकलीफ़ें आपकी और हमारी एक ही हो गई हैं, तो आप उसको तो सॉर्ट आउट करें, जो कि किसी भी स्पोर्ट्स में नहीं है, किसी भी नहीं है, किसी भी स्पोर्ट्स में दिखाई नहीं देता। ज़बरदस्त बात कह रहे थे जावेद इकबाल भट्टी और उसके साथ शबाना मोइन साहिबा। इस पर भी मज़ीद भी और भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।